डॉक्टर साहब, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग है? बड़ा कंफ्यूजिंग है, समझ में नहीं आता। कि सर आप तो साइकाइट्रिस्ट है, आपको तो पता है मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। कैन यू रीड माई फेस, कैन यू रीड माई माइंड? सर ये बताइए, जैसे कि अगर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट में मतलब पेन हो रहा है या हमें ऐसा लग रहा है, तो हम हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। कभी हमें हड्डियों से रिलेटेड होता है तो ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं। ये बताइए कि हम साइकेट्रिस्ट के पास कब जाना चाहिए, मतलब कब ये पता चलेगा कि नहीं यार हमें साइकेट्रिस्ट के पास ये सिम्टम्स है और हमें जाना चाहिए? सर इसीलिए लोगों को लगता है कि जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो पागलों के डॉक्टर होते हैं, इसके लिए लोग अवॉइड करते हैं जाने के लिए या जाते नहीं। स्पीड ब्रेकर होता है कि बाकी लोग क्या करेंगे, उन लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में कि हम डॉक्टर के पास जा रहे। जैसा बोला जाता है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो इसको दूर करते हुए खुद के बारे में सोचो। अगर आपका उल्टी, जुलाब, हार्ट में तकलीफ, चेस्ट में तकलीफ होता है तो आप इतना नहीं सोचते दूसरे के बारे में, आप तुरंत डॉक्टर के पास आते हैं। तो इसी तरह से अपने दिमाग का सर्विसिंग के लिए, दिमाग के उलझनों से पीड़ित जब आप है तो जरूर आइए। वक्त को बढ़ाते हुए नहीं, आप तुरंत मानसिक डॉक्टर तक पहुंच सकते हैं। एंड अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। जी नमस्कार, मेरा नाम है सचिन कुमार राय। द एचकेआर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड काफी स्पेशल है क्योंकि आज कल भागते दौड़ती दुनिया में हमारे पास समय ही नहीं रहता किसी चीज के लिए, पर हाँ डर के लिए हमारे पास समय होता है। डर होता है, चिंता होती है, टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है। हम अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बहुत सारी उलझनें चलती रहती है। सामने वाला बहुत बार, आपने उदाहरण के तौर पे देखा होगा कि भाई ये सामने वाला आपसे हंस खेल के बात कर रहा है और कुछ ही समय बाद आपको पता चला कि उसने सुसाइड कर लिया। ऐसे कैसे होता है? तो ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है और वो हमें समझ में नहीं आता है। इनफैक्ट जो ये चीजों से गुजरता है उन्हें भी समझ में नहीं आता। ये जो हम दिमाग के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात कर रहे हैं उसको हिंदी में कहते हैं मनोविकार, यानी दिमाग की जो बीमारी होती है उनके जो डॉक्टर होते हैं, यानी जिन्हें हम साइकेट्रिस्ट बोलते हैं, हिंदी में मनोचिकित्सक भी कहते हैं, उनसे कि ऐसा क्या है लोगों के दिमाग में चलता रहता है जो उन्हें भी समझ में नहीं आता है, तो क्या है और इससे हम कैसे आगे लड़ सकते हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है डॉक्टर फैबियन अल्मेडा। डॉक्टर अल्मेडा जो है, इन्हें करीब 27 साल का एक्सपीरियंस है ये फील्ड में। इन्होंने करीब करीब हजारों पेशेंट को इन्हीं तकलीफों से मुक्त किया है। तो चलिए आज हम बात करते हैं डॉक्टर फैबियन अल्मेडा से, जो एक साइकेट्रिस्ट है। नमस्कार सर, जो आप हमारे पॉडकास्ट में आए हैं। थैंक यू सचिन, यहाँ आके मुझे भी बहुत खुशी हो रहा है। एक अवसर तो मिल रहा है मानसिक स्वास्थ्य का और जन जागृति करने के लिए। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप अपने बारे में कुछ बताइए। वेल सचिन, 27 सालों से इस फील्ड में रहा हूँ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के तौर पे। और ये जर्नी जो है KEM वहाँ से ट्रेनिंग के साथ शुरू होते हुए मुझे खुशनसीबी से UK कार्डिफ में वहाँ ट्रेनिंग का मौका मिला था। और वहाँ से एक जो खास बात मैं सोचता हूँ अपने ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है कि हम सिर्फ दवाई गोली पे निर्भर नहीं रहते। दवाई गोली एक अहम चीज है हमारे ट्रीटमेंट का, लेकिन उसके साथ एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। म्यूजिक, आर्ट, डांस, जुम्बा, ये सब चीजों का मिश्रण करके, योगा, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, ये सब करके हम लोग ट्रीटमेंट का एक अप्रोच मानते हैं। यही करते आए हम लोग। हमारे 2 सेंटर्स है, वेलस्प्रिंग्स क्लिनिक एंड द हैप्पी नेस्ट, और फोर्टिस हॉस्पिटल और श्री हॉस्पिटल। यहाँ से जुड़ के हम लोग मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो कर सकते हैं दिल से करते हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी जिक्र करूंगा कि मैंने MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हेल्थ केयर के साथ किया है। एंड ऑल्सो मेरा एक पैशन था आर्ट का, तो एक फैशन डिजाइनिंग में भी मैंने एक कोर्स और ट्रेनिंग किया है। इसका मुझे फायदा ये हुआ है सचिन कि आर्ट एंड एस्थेटिक्स को मैं बहुत सारा एक दर्जा देता हूँ ट्रीटमेंट इन्वॉल्वमेंट में, क्योंकि आर्ट इज ऑल्सो थेरेपी। और इस मुकाम में ये भी खुशी के साथ शेयर करूंगा आपके साथ कि IPS का, इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी का, फिलहाल में आर्ट एंड साइकाइट्री का चेयरपर्सन हूँ ऑल इंडिया लेवल पे। इसके साथ साथ हम लोग बहुत सारे कोशिश करते हैं कि आर्ट एंड साइकाइट्री को जोड़ के मेंटल हेल्थ का जन जागृति करें।
डॉक्टर साहब, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ये दोनों एक ही है या अलग अलग है? बड़ा कंफ्यूजिंग है, समझ में नहीं आता कि ये एक ही टर्म है या अलग अलग है, प्लीज बताइए। कंफ्यूजन को दूर करना ये दोनों का काम है, साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों। लेकिन साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो साइकोलॉजी के बैकग्राउंड से होते हैं, तो उन लोग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में करते हैं और शायद क्लिनिकल साइकाइट्री, क्लिनिकल साइकोलॉजी या काउंसलिंग साइकोलॉजी इसमें आगे बढ़ते हैं। उन लोग साइकाइट्रिस्ट को मदद करते हैं, उन लोग दवाई गोली प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते क्योंकि उन लोग डॉक्टर्स नहीं है। लेकिन काउंसलिंग और टेस्टिंग जो होता है, आईक्यू टेस्टिंग या अलग अलग साइकोमेट्रिक टेस्टिंग जो होता है, ये उनका क्षेत्र का मेन पॉइंट होता है। और साइकाइट्रिस्ट जो होता है ये एक डॉक्टर होता है, तो ये पहला अपना एमबीबीएस करता है और एमबीबीएस करने के बाद स्पेशलाइजेशन जो होता है वो मानसिक शाखा से करता है। तो एक साइकाइट्रिस्ट दवाई गोली लिख सकता है, आपके लिए प्रिस्क्रिप्शन बनाता है, आपके लिए साथ साथ में काउंसलिंग और डायरेक्शन भी देते हैं। एंड यूजुअली साइकाइट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट दोनों मिलके काम करते हैं पेशेंट को अपना तकलीफ को दूर करने के लिए। बहुत सही जवाब दिया सर आपने। थोड़ा और हमारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए बताइए कि साइकेट्रिस्ट क्या करता है और साइकेट्रिस्ट क्या नहीं करता। शुरुआत में साइकेट्रिस्ट क्या नहीं करता है शायद ये जानना बहुत जरूरी है। काफी लोगों को ऐसा लगता है जब हम लोग शादी पार्टी वगैरह मिलते हैं कि सर आप तो साइकेट्रिस्ट है, आपको तो पता है मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, कैन यू रीड माई फेस, कैन यू रीड माई माइंड। और इसके ऊपर तो हंसी बहुत आती है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, वी आर नॉट मैजिशियंस। हम लोग का एक साइंस होता है, साइकाइट्री इज अ साइंस ऑफ द माइंड। सो आपसे बात करके, आपका पूरा हिस्ट्री लेके, उससे हम लोग को आपका तकलीफ क्या है, कितना मात्रा में है और उसके लिए हम लोग मिलके क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ये है साइकाइट्रिस्ट का काम। तो दिमाग से लग के जो उलझन आपके जिंदगी में चल रहा है, चढ़ उतार, तकलीफ, तनाव, डर, जो भी है, इन चीजों को नाप तोलना और इसके बारे में क्या रास्ता हम लोग निकाल सकते हैं, साइकाइट्रिस्ट आपको इसके लिए मदद करता है। तो साइकाइट्रिस्ट आपके लिए कोई डिसीजंस नहीं लेता है, साइकाइट्रिस्ट आपको इस काबिल बनाता है कि आप खुद के लिए डिसीजंस ले पाते। वी एम्पावर यू, आपका दिमाग के सोच विचार को हम सशक्त बनाते हैं कि आप खुद ये डिसीजन ले पाते। सो वी डोंट रीड माइंड्स, वी डोंट रीड फेसेस, बट वी हेल्प। एक अच्छा हिस्ट्री टेकिंग के साथ हम प्रॉब्लम और सोल्यूशन दोनों को आराम से आंखों से देख के उसका एक नतीजा निकाल लेते हैं। सर ये बताइए, जैसे कि अगर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट में मतलब पेन हो रहा है या हमें ऐसा लग रहा है, तो हम हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। कभी हमें हड्डियों से रिलेटेड होता है तो ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं। ये बताइए कि हम साइकेट्रिस्ट के पास कब जाना चाहिए, मतलब कब ये पता चलेगा कि नहीं यार हमें साइकेट्रिस्ट के पास ये सिम्टम्स है और हमें जाना चाहिए। तो साइकाइट्रिस्ट आपका दिमाग का डॉक्टर होता है, तो दिमाग से लग के जब कोई तकलीफें होती है तब दिमाग के डॉक्टर तक पहुंचना जरूरी होता है। जैसा सबसे कॉमन सिम्टम हो सकता है नींद नहीं आना, तो आपका नींद रिफ्रेशिंग नहीं है, या तो लेट आता है या तो जल्दी टूटता है या तो बीच बीच में आपको ये तकलीफें होती है। तो नींद का ज़्यादा आना या कम आना दोनों ही एक सिम्टम है। भूख कम लगना, भूख ज़्यादा लगना, स्ट्रेस ईटिंग या इमोशनल ईटिंग जब होता है तो इंसान ज़्यादा खाना खा लेता है, तो ये भी स्ट्रेस, ये स्ट्रेस इमोशंस, इसमें जब तकलीफें बढ़ जाता है तब दिमाग के डॉक्टर तक पहुंचाना है। तो जब आपका मूड बदलता रहता है, कभी खुशी कभी गम वाला हाल बार बार होता है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, छोटी बातों पे आपको बड़ा एहसास होना, ये दर्द, ये दुख, एक खालीपन महसूस होना, एक अकेलापन महसूस होना, या बच्चे जब स्कूल में पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, माँ बाप देखते हैं कि उनका एकाग्रता में कमजोरी है और बहुत चंचल है उनका मन, या घर में टशन बहुत होता है मम्मी डैडी और बच्चा के हिसाब से देखा जाए तो फैमिलीज में, या किसी का लव लाइफ जो है वो प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है, रिलेशनशिप में दरार आ रहा है, नोक झोंक बहुत हो रहा है और इसके साथ साथ एक शादी या एक रिश्ता टूटते जा रहा है, ऐसा कुछ बढ़ते हुए तकलीफ में मानसिक डॉक्टर का रोल बढ़ता है, बहुत काम आ सकता है ऐसे तकलीफों में। या कभी कोई अपने ही एक दुनिया में चला जाता है, इतना स्ट्रेस होता है सचिन कि उनको वो बातें सुनाई देता है, वो बातें दिखाई देता है जो आमतौर पे दूसरों को नहीं दिखाई देता है। वी कॉल देम डिल्यूजन्स या हेल्यूसिनेशंस। वो अपना ही एक दुनिया में चला जाता है और इसलिए
अगर वो बच्चा है तो वो बराबर से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता है, या अगर वो काम कर रहा है तो काम में भी उसका एक डाउनफॉल हो जाता है। तो ये सब तकलीफें अगर हफ्ता 2 हफ्ता लगातार चल रहा है तो जरूर मानसिक डॉक्टर तक संपर्क करना है। एक आध बार आपको अच्छा नहीं लगता है, आंखों में आंसू आता है, नमी होती है, डर लगता है, एक आध बार दैट्स ओके, लाइक दे से इट्स ओके टू नॉट बी ओके। लेकिन हफ्ता 2 हफ्ता लगातार अगर ये चलता गया तो ये एक इशारा है कि आपको मानसिक डॉक्टर के पास जरूर जाना है। तो वाकई इन तकलीफों के लिए क्या लोग आते हैं साइकेट्रिस्ट के पास? एक अहम बात समझना जरूरी है। कोविड तक का एक ऐसा हिसाब था सचिन कि हर 10 में से शायद 3 या 4 लोगों को कभी ना कभी मानसिक स्वास्थ्य के ये लक्षण का एहसास होना स्वाभाविक था। लेकिन इस कोविड महामारी के साथ एक मानसिक स्वास्थ्य का महामारी भी शुरू हुआ था। तो तब से लेके ये तकलीफ जो बढ़ चुका है, आज के मुकाम में आज देखा जाता है हर 10 में से 4 या 5 या इवन 6 लोगों तक को ये मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण दिखाई देता है। तो ओवर द इयर्स ये जन जागृति धीरे धीरे बढ़ चुका है। जो शेम और स्टिग्मा पहला था, एक मानसिक डॉक्टर, एक धब्बा जो था मानसिक डॉक्टर तक पहुंचने के लिए, सोशल मीडिया और आपके जैसे पॉडकास्ट के थ्रू ये थोड़ा सा कम होने लगा है। और आज लोग ये सिम्टम्स को पहचानने लगे हैं और इन तकलीफों को दूर करने के लिए मानसिक डॉक्टर तक पहुंचना शुरू किया है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप और हम जैसे लोग और अवेयरनेस स्प्रेड कर सके और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ जो धब्बा है, जो स्टिग्मा है, उसको दूर करने में हम लोग एकजुट हो जाए। सर, इसीलिए लोगों को लगता है कि जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो पागलों के डॉक्टर होते हैं, इसके लिए लोग अवॉइड करते हैं जाने के लिए या जाते नहीं। ये जानना भी जरूरी है कि पागलों का ट्रीटमेंट करना, पागल जो एक डायग्नोसिस जैसा है जिसको आमतौर पे हम लोग स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं, ये भी हमारा क्षेत्र का एक हिस्सा है। लेकिन ये ओनली हिस्सा नहीं है। केवल पागलपन या केवल स्किज़ोफ्रेनिया हमारे शाखा में नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे तकलीफें हैं जो सामने नजर ही नहीं आता है कि उनको ये परेशानी हो सकता है। तो आप अगर, मैं अक्सर बोलता हूं कि आप अगर हमारे वेटिंग हॉल वगैरह में आके देखेंगे तो कोई ऐसा कोई पागल लगता ही नहीं है। सिर्फ शायद डॉक्टर ही टेंशन में रहता है और डॉक्टर का क्लिनिक संभालने वाला रिसेप्शनिस्ट टेंशन में लगता है, बाकी सब तो शांति से बैठे हैं, लेकिन दिमाग में उनका तकलीफें चालू है। फॉर एग्जाम्पल ओसीडी जैसा बीमारी है, जो एक चीज बार बार दिमाग में थॉट्स आते हैं या एक एक्शन बार बार दोहराया जाता है। ये आमतौर पे जिस इंसान को ये तकलीफ है वो तो पूरी तरह से सो कॉल्ड नॉर्मल दिखता है, तो आप नहीं बोल पाएंगे कि उनको ये तकलीफ है, लेकिन ये तकलीफ है दिमाग से लग के। तो ये समझना जरूरी है कि केवल पागलपन या केवल पागलों का डॉक्टर नहीं होता एक साइकाइट्रिस्ट। दिमाग से लग के जो भी तकलीफें हैं, उन तकलीफों को दूर करने के लिए मानसिक डॉक्टर का बड़ा रोल होता है। और इसलिए वो शर्म, वो दब्बा, वो स्टिग्मा को दूर रखते हुए अगर आपको वो उलझन महसूस होता है तो आपको एक रास्ता बना के डॉक्टर तक पहुंचना, साइकाइट्रिस्ट तक पहुंचना बहुत जरूरी है। काफी बार हमारे स्पेशली इंडियन सेटअप में लोगों का एक बड़ा स्पीड ब्रेकर होता है कि बाकी लोग क्या करेंगे, उन लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में कि हम डॉक्टर के पास जा रहे। जैसा बोला जाता है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो इसको दूर करते हुए खुद के बारे में सोचो। अगर आपका उल्टी, जुलाब, हार्ट में तकलीफ, चेस्ट में तकलीफ होता है तो आप इतना नहीं सोचते दूसरे के बारे में, आप तुरंत डॉक्टर के पास आते हैं। तो इसी तरह से अपने दिमाग का सर्विसिंग के लिए, दिमाग के उलझनों से पीड़ित जब आप है तो जरूर आइए। वक्त को बढ़ाते हुए नहीं, आप तुरंत मानसिक डॉक्टर तक पहुंच सकते हैं। एंड अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो सर, आपके पास में कभी कोई पेशेंट आता है तो आप कैसे डायग्नोज करते हैं कि इनको ये प्रॉब्लम है? वो पिन पॉइंट कैसे पता चलता है? एक अच्छा डायग्नोसिस के लिए एक अच्छा हिस्ट्री बहुत जरूरी है। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है पेशेंट के साथ पहला एक रैपो बिल्डिंग, उनको कंफर्टेबल करना। देखो, किसी का ब्लड प्रेशर, पल्स लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी के आमतौर पे उनकी जिंदगी के बारे में, उनकी निजी जिंदगी के बारे में
पूछताछ करना और उनसे ये सब बातें खुलवाना आसान नहीं होता है। तो द फर्स्ट फ्यू मिनट्स साइकाइट्रिस्ट और पेशेंट का जो है वो रैपो बिल्डिंग में दिया जाता है, ताकि हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो और धीरे धीरे से हम एक एलैबोरेट कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री लेते हैं, जिसमें हम लोग उनका बचपन से लेके इस मोड तक जो सिलसिला चलते आया है उसके बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। अगर पेशेंट के साथ उनके रिश्तेदार भी आए तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग अक्सर पेशेंट के साथ अकेले में बात करते हैं और रिश्तेदारों से भी अकेले में बात करते हैं। फिर ये सब इंफॉर्मेशन जो हमको मिला है ये एक पजल के पीसेस के जैसे हम लोग एक साथ डालते हैं और फिर प्रॉब्लम क्या है पेशेंट के नज़र से या पेशेंट के रिश्तेदारों से के नज़र से वो देखते हैं और यहाँ से आगे किस तरीके से हमको एक सोल्यूशन मिल सकता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है एक अच्छा हिस्ट्री लेना। डॉक्टर को पेशेंट के साथ, एक साइकाइट्रिस्ट को पेशेंट के साथ वक्त देना, समझना ये बातें जो है कम ज़्यादा तकलीफ तनाव जो भी उनके साथ हो रहा है उनके बारे में पूरी तरह से ये जानकारी हासिल करके फिर वहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर कोई टेस्ट जरूरी पड़ता है तो हम लोग इन्वेस्टिगेशंस भी बोलते हैं। हो सकता है कभी कोई बात फॉरगेटफुलनेस, भूलना विसरना का होता है या कुछ ऐसी बात हो तो हम लोग एमआरआई स्कैन भी मांगते हैं दिमाग के लिए, या मोर कॉमनली साइकोमेट्रिक टेस्टिंग हो सकता है। बच्चों का अगर पढ़ाई लिखाई से कोई तकलीफ है या याददाश्त में कोई तकलीफ है बच्चों के लिए तो आईक्यू टेस्टिंग होता है, इंटेलिजेंस कोशेंट या ईक्यू टेस्टिंग होता है। उनका कितना एंजाइटी, कितना सैडनेस, कितना डिप्रेशन, ये बच्चों के लिए और एडल्ट्स के लिए भी ऐसा साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होता है। उसका भी हम लोग फायदा लेके एक डायग्नोसिस तक पहुंचना आसान हो जाता है। इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है सचिन, जेनेटिक्स। तो जैसा किसी के परिवार में हमको पता चलता है कि पहला भी किसी को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर हो चुका है और अभी इस पीढ़ी को भी होते आ रहा है, तो उसी तरह से मानसिक शाखा में भी जेनेटिक लोडिंग होता है। तो अगर किसी को मानसिक तकलीफ है, लगभग 40% जेनेटिक्स बताता है कि नेक्स्ट पीढ़ी को भी ये हो सकता है। बट द गुड न्यूज इज 60% तो नहीं भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा फैमिली हिस्ट्री लेना और यही तकलीफ पहला भी हो चुका है अगर या पहली बार हो रहा है ये जानना जरूरी है। क्योंकि अगर पहली बार कोई ऐसा तकलीफ हुआ है और उन लोग वक्त की नजाकत को पहचान के मानसिक डॉक्टर तक पहुंचा है तो हम लोग जरूर ये तकलीफ को जड़ से उखाड़ने का कोशिश करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर, आजकल की दुनिया में सोशल मीडिया है, मोबाइल है, इनका कितना योगदान है मानसिक बीमारियों से रिलेटेड, क्या आप बताएंगे? तो आज का जो अपना पीढ़ी चल रहा है ये तो एक डेकेड ऑफ द डिजिटलाइजेशन, टेक्नोलॉजी वगैरह बोला जाता है। तो हम ये तो समझते हैं कि हर जगह हर क्षेत्र में सोशल मीडिया और मोबाइल तो फैला हुआ है। इसके बिना तो शायद हम जी ही नहीं सकेंगे और शायद इसी के वजह से हम लोग का कोविड काल का महामारी वगैरह सब हम लोग अच्छी तरह से निकल पड़े उनसे। लेकिन प्रॉब्लम वहां आता है जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है या हम इस पे निर्भर होने लगते हैं। मैं और मेरा फोन, इसके बिना जैसा जीना है ही नहीं मुझे, या वो फोमो जो बोला जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हर 2-5 मिनट में मुझे फोन देखना पड़ता है कि मेरे लिए कोई मैसेज आया है क्या, या कितने मुझे थम्स अप मिल रहा है, कितना कुछ नहीं। तो इस तरीके से मेरा ध्यान, मेरा एकाग्रता सब कुछ उस मोबाइल में ही लगा रहता है और फिर अंडरस्टैंडेबली बाकी चीजों में हम लोग का परफॉर्मेंस वगैरह कम होता है, या इस मोबाइल के वजह से रिश्तों में भी दरार आने लगता है। हम शायद ध्यान इस पे ज्यादा और अपनों पे कम दे रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हम लोग को मानसिक स्वास्थ्य के प्लेटफॉर्म से हम लोग लोगों तक पहुंचाते हैं कि यूज करो, इस्तेमाल करो सोशल मीडिया, आपके मोबाइल फोन्स वगैरह, लेकिन बैलेंस इज ब्यूटीफुल। तो जितना जरूरी है उतना यूज करो, फिर ब्रेक्स के साथ इसको साइड में रखा करो, अपना काम पूरा करो, वापस इसको इस्तेमाल करो। एक लिमिटेड स्क्रीन टाइम जो होता है, एंड ये ध्यान में रखो कि आप मोबाइल को यूज कर रहे, आप सोशल मीडिया को यूज कर रहे, ना कि मोबाइल या सोशल मीडिया आपको यूज कर रहा है। ये डूम स्क्रॉलिंग जो होता है एक बार शुरू तो लगातार हम लोग चलता रहता है, वो एक डोपामिन रश देता है आपको और इसके वजह से आप इससे दूर ही नहीं रह पाते हैं। अगर आपको वाकई लगता है
कि आपके फोन के वजह से या आपके सोशल मीडिया का आपके ऊपर इतना प्रभाव है कि आपको जिंदगी में तकलीफ का एहसास हो रहा है, तो आपके मानसिक डॉक्टर तक पहुंचना जरूरी होता है। अगर ये आपका डिस्ट्रैक्शन बन रहा है, डिपेंडेंस बन रहा है, डिस्टर्बेंस बन रहा है आपके लाइफ में, तो मानसिक डॉक्टर तक पहुंचना बहुत जरूरी है। क्योंकि हाँ, इसके वजह से आपका एंजाइटी, आपका फ्रस्ट्रेशन, आपका डिप्रेशन, आपका इंसोम्निया सब कुछ बढ़ सकता है और रूट कॉज तक पहुंचना बहुत जरूरी पड़ता है। सर, हमने ये भी देखा गया है कि मुंबई जैसे शहर में करोड़ों की आबादी है, पॉपुलेशन है, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अकेलापन लगता है, लोनलीनेस लगता है। तो क्या हम इसे भी मनोविकार की श्रेणी में गिनेंगे? अकेला रहना और अकेलापन ये दो अलग चीज होता है। कोई अकेले रहते हुए भी अकेलापन का एहसास नहीं करता है, क्योंकि वो सबसे जुड़ा हुआ रहता है। वो लोगों के साथ या अपना काम के साथ या अपना ही शौक जो होता है, हॉबीज जो होता है, उसके साथ वो इतना बिजी होता है कि अकेलापन का एहसास जैसा होता ही नहीं है। और कोई ऐसा भी होता है कि भीड़ में भी उसको अकेलापन का एहसास होता है। तो इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। और कभी कभी अकेलापन या सॉलिट्यूड अच्छा है हमारी क्रिएटिविटी के लिए, हमारे सोच विचार और रिफ्लेक्शन के लिए। लेकिन अगर ऐसा सीन होता है कि लोग सुबह निकलते हैं घर से और पेशेंट जो है हमारा, वो दिन सुबह से लेकर रात तक वो अकेला बैठता रहता है और फिर उसे वो उदासी, निराशा, अकेलापन खाने लगता है, तब ये एक बीमारी का स्टेटस लेता है। तो हमको संभालना पड़ता है उनको कि क्या करके उन लोग बिजी रख सकते हैं, या उनके साथ जो अच्छा है उसके ऊपर फोकस करना जरूरी है, और कनेक्टेड कैसा रह सकता है इन स्पाइट ऑफ बीइंग अलोन। तो अकेलापन हाँ एक बीमारी हो सकता है, लेकिन निकलने के लिए भी बहुत सारे रास्ते होते हैं। अगर डिप्रेशन बढ़ जाता है तो वो डिप्रेशन को भी हम लोग ट्रीट करते हैं, और कनेक्टेड किस तरह से रहना है, अकेले रहने के बावजूद खुश कैसा कोई रह सकता है, इसके बारे में भी हम लोग उनको काउंसलिंग करके संभाला जाता है। सर, बहुत बार हमने देखा है कि जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो क्या वो मेडिसिन लाइफ लॉन्ग लेनी रहती है या कुछ समय तक लेना रहता है? क्या प्रोसेस रहता है? ये कोई जो मिसकंसेप्शंस है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, इसमें ये नंबर 1 वाला है, राइट। तो लोग तो पहुंचते अभी मानसिक डॉक्टर तक, सलाह मशुरा भी लेते हैं, और फिर अक्सर बोलते हैं दवाई गोली तो नहीं चाहिए, इसका साइड इफेक्ट्स हो सकता है, हमारा तो एक ही लिवर है वगैरह वगैरह, नहीं चाहिए। तो ये जानना जरूरी है कि मानसिक डॉक्टर तक जब आप पहुंचते हैं, हमारा पहला काम होता है क्लैरिटी लाना, ये तकलीफों में क्या है, क्यों है, कैसा है, और फिर समझ के लेना कि इसका कॉज क्या है। ये हम लोग फिर माइल्ड, मॉडरेट या सिवियर में डिवाइड करते हैं। जब प्रॉब्लम माइल्ड है तो शायद सिर्फ काउंसलिंग के साथ इसका हल हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम अगर मॉडरेट टू सिवियर होता है तब ये सिर्फ काउंसलिंग से नहीं हो सकता है। इसमें वो रसायनों का जो केमिकल लोचागिरी हो चुका है उसको बराबर करने के लिए दवाई गोली का बहुत बढ़िया रोल है, तो वो करना बहुत जरूरी है। आज दोपहर को ही एक पेशेंट आई थी, वो फॉरेन से आई थी, यहाँ मिलने आई थी, और वो आधा घंटा जो बैठे थे मेरे पास, कम से कम 3-4 बार चिल्लाना, रोना, मर जाओ तो अच्छा, ये सब बोलना था, और फिर बोलना था मुझे तो दवाई गोली की जरूरत नहीं, आप सिर्फ मुझे बताओ क्या करने का है। और ये तो हो नहीं सकता है, जैसे मैंने शुरुआत में बोला, हम जादूगर नहीं है। अगर मामला यहां तक पहुंचा है कि आपको शायद ये जिंदगी भी अच्छा नहीं लगे, तो दवाई गोली की सख्त जरूरत है। और कोई भी डॉक्टर दवाई गोली साइड इफेक्ट्स के लिए नहीं देता है, इफेक्ट्स के लिए देता है। तो मेडिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट, अहम हिस्सा है ट्रीटमेंट का। डॉक्टर पेशेंट का प्रोफाइल देख के उसके लिए सबसे अच्छा क्या मेडिकेशन हो सकता है वो सोच समझ के देते हैं। और फॉलोअप इसीलिए बोला जाता है कि अगर कोई तकलीफ है आपको, उसका हम लोग जांच तपाच कर सकते हैं। तो फॉलोअप डॉक्टर के साथ, और क्लैरिटी, आपको क्या महसूस होता है दवाई गोली लेने के बाद, ये सब बहुत जरूरी है। डरने की बात नहीं है साइड इफेक्ट्स का, मेडिसिन से भी डरने की बात नहीं है। जो आपके लिए जरूरी है वो देख के आपके तकलीफ को दूर करना, ये सबसे अहम चीज है। क्योंकि मानसिक तकलीफ जब बढ़ जाता है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ मार खा जाता है। आप इंप्रूवमेंट का एहसास करेंगे तो वही जिंदगी आपको कितना प्यारा सा लग सकता है, वो बदलाव जरूर आता है। सर, आपके पास में यूजली जो
इलाज के लिए आते हैं, आपका क्या मेथड होता है, आपका क्या प्रोसेस होता है कि भाई वो मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं, गोलियों से ठीक हो जाते हैं, या कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज होती है वो आप प्रिस्क्राइब करते हैं? तो आपके जो पेशेंट्स होते हैं उनको ठीक करने का हम टेक्निक या मेथड क्या होता है, क्या आप बताएंगे उसके बारे में? जैसा मैंने आपको सचिन शुरुआत में ही कहा था कि मेरा एक ट्रेनिंग का हिस्सा यूके में हुआ था, और वहाँ पे भी मेरा एक वर्क एक्सपीरियंस जो था वो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच का था। तो हमारा एक टीम होता था, और उस टीम में सिर्फ साइकाइट्रिस्ट नहीं होता था, उस टीम में साइकोलॉजिस्ट के साथ साथ एक म्यूजिक थेरेपिस्ट होता था, एक आर्टिस्ट होता था, ऐसे कई लोग थे जो अलग अलग शाखा से मानसिक स्वास्थ्य को स्थिरता के तरफ लेने का एक उनका योगदान होता था। तो वही मैं भी यहाँ मेरे सेंटर्स में अपनाता हूँ, और हमारे सेंटर में एक मल्टी एक्टिविटी सेंटर है जो 10 से 11:30 बजे लोग आते हैं, और हम लोग गुफ्तगू करते हैं, यहाँ वहाँ का चर्चा करते हैं, हम लोग मूवीज के बारे में और स्टोरीज के बारे में डिस्कस करते हैं, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, डांस, जुम्बा, आर्ट, क्राफ्ट, ये सब करते हुए किसी को अपने अंदर वापस वो ऊर्जा लाने का एक माध्यम ढूंढ लेते हैं। उनका एक भरोसा खुद पे लाना जो जरूरी है, इन सब तकलीफों इन सब माध्यम के थ्रू हम लोग खोज लेते हैं। तो मेरा हमेशा कहना है कि 50% आपका दवाई गोली का रोल हो सकता है, और 50% ये सब जो होता है सपोर्ट के साथ, फैमिली सपोर्ट भी इसमें एक हिस्सा जरूर प्ले करता है। तो हमारा ट्रीटमेंट के साथ साथ हम लोग बहुत सारे सेशंस और वर्कशॉप्स रखते हैं, पेशेंट के लिए भी, पेशेंट के रिश्तेदारों के लिए भी, केयर गिवर का रोल समझने के लिए उनके लिए हम लोग कम्युनिटी मीटिंग्स रखते हैं, और हमारा एक आर्ट एंड मेंटल हेल्थ, जैसा मैंने बोला है, वहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स रखते हैं कि लोग अपना आर्टिस्टिक योगदान दे सकते हैं मानसिक स्वास्थ्य का जन जागृति के लिए। फिलहाल मैं थाना साइकाइट्रिक सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, तो बहुत सारे एक्टिविटीज हम लोग लोगों के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पे क्रिएटिविटी यूज किया जाता है अपने आप को और पहचानने के लिए। तो हमारा एक फेस्टिवल होता है माइंडस्केप, जो 10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे होता है, और ये पूरा हफ्ता को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ वीक, और ये पूरा महीना अक्टूबर का जन जागृति का महीना मानसिक स्वास्थ्य के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत सारे कंपटीशन, स्कूल, कॉर्पोरेट्स, अलग लेवल्स पे, कॉलेजेस पे हम लोग ये माइंडस्केप सेलिब्रेट करते हैं। दिसंबर में हमारा एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, सेकंड संडे ऑफ द मंथ, इंस्पिरेशंस करके। तो ये केसी गांधी हॉल में होगा, 6 to 8 फ्री प्रोग्राम है, सब लोग आ सकते हैं। लेकिन हमारे उस मंच में स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह सब डांस, म्यूजिक, नाटक वगैरह के द्वारा उन लोग मानसिक स्वास्थ्य का अहमियत को बढ़ाते हैं। कुछ लोग अपनी कहानियां भी सामने, सनशाइन स्टोरीज जो बोला जाता है, वो शेयर करते हैं कि किस मोड से उन लोग गुजर चुके हैं और अब कैसा उनको अपना मानसिक ताकत वापस मिल चुका है। तो इस तरह से बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग करते हैं, जहां से हम लोग ये धब्बा जो लगा है मानसिक स्वास्थ्य का, उसको हम मिटा सके। वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अवे दैट शेम एंड स्टिग्मा। ये कार्यक्रम के द्वारा हम लोग अवेयरनेस भी स्प्रेड करते हैं और एक्शन भी स्प्रेड करते हैं। दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। थैंक यू सर, आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें दी है। सर, अगर आप हमारे जो ऑडियंस है उनको अगर कोई मैसेज देना चाहें तो आप क्या मैसेज देंगे? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आप अपना मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रायोरिटी रखो। आपके लिस्ट में सेल्फ केयर आना जरूरी है। बोला जाता है कि सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश, यानी खुद के लिए कम से कम 20 मिनट तो निकाला करो सुबह शाम, जहां पे आपका जिंदगी का रफ्तार किस तरीके से जा रहा है उसका एक एहसास आपको मिले। प्रैक्टिस द पॉज। थोड़ा सा लाइफ को पॉज बटन पे डाल दो और सोचो आज का दिन कैसा गया। एक सेल्फ रिफ्लेक्शन, कल के लिए इस दिन को और बेहतर बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। इस दिन में कुछ ऊपर नीचे कुछ तकलीफें था जिसमें मैं कुछ कर सकता था या मैं नहीं करना चाहिए था। ये सोच विचार के साथ आप अपना मानसिक स्वास्थ्य को और बढ़ावा भी दे रहे हैं। सो ये इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए। नींद आपका अच्छा होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे तकलीफ शारीरिक और मानसिक, इनका जड़ सिर्फ नींद कम आना, इसका ये एक कारण होता है। और जब से नेटफ्लिक्स, OTT प्लेटफॉर्म्स ये सब आया है,
तो वक्त कैसा निकलता है और नींद कितना कम होता है इसका एहसास भी लोगों को नहीं पता चलता है। तो नींद अच्छा करना, एक्सरसाइज थोड़ा 20 मिनट भी अगर खुद के लिए निकाल सकते हैं, स्टे कनेक्टेड विद पीपल, लोगों के साथ जुड़ जाओ, छोटी छोटी बातें करना, लोगों के बारे में पूछताछ करना, उनका हाल, हम खुद अगर बेहाल हो तो भी हम दूसरों का हाल पूछ सकते हैं, ये भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट, एक ही जगह में मत बैठे रहो, घर में अपने आप को कैद मत करो, घर से बाहर निकला करो। The outdoors is very important, fresh air, sunshine, आपका विटामिन डी, B12, ये सब के लिए, ये मानसिक स्वास्थ्य में भी इनका एक रोल होता है। तो छोटी बातों के तरफ भी ध्यान दे दो, गिले शिकवे माफ करो लोगों को। 4 दिन की जिंदगी में अगर हम लोग एक दूसरे के साथ टशन रखते हुए जीते हैं तो क्या मजा आएगा। Forget, forgive, gratitude is also important। हमारे पास क्या है उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है, ना कि हमारे पास क्या नहीं है। इंग्लिश में एक कहावत है, आई कंप्लेन बिकॉज आई हैड नो शूज टिल आई सॉ अ मैन हु हैड नो फीट। सो काउंट योर ब्लेसिंग्स, तुम्हारी जिंदगी में जो अच्छा है उसको जरूर याद कीजिए और शायद और अच्छी तरह से आप अपना जिंदगी जी पाएंगे। सर, जो भी हमारे ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, क्या आप उन्हें मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई टिप्स देना चाहेंगे? मेरा ईमेल एड्रेस जो है वो wellsprings2006@gmail.com आपके कंटेंट में भी आ जाएगा। एंड इफ दे नीड टू गेट इन टच फॉर एनी अपॉइंटमेंट तो 9930406272। जब कोविड आया था तब हमने एक कोशिश किया था कि हम लोगों तक पहुंचे। आई एम नॉट वेरी टेक्नो सेवी, लेकिन कोशिश किया है एक यूट्यूब चैनल, एक कोशिश किया है अपने इंस्टाग्राम के थ्रू लोगों तक पहुंचने के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके सब फॉलोअर्स को, वेलस्प्रिंग्स काउंसलिंग ये एक शब्द है, ये हमारा इंस्टा हैंडल भी है और ये हमारा यूट्यूब चैनल भी है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपका जन जागृति जुड़ के हमारे साथ करना बहुत जरूरी है। वी नीड नंबर्स, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड बी विद अस फॉर मेंटल हेल्थ, पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, वेलस्प्रिंग्स काउंसलिंग, ये हमारे लिए जरूरी है। सर, ऑफलाइन तो चलो ठीक है कि फेस टू फेस कोई आपके पास में अपॉइंटमेंट लेगा, क्या आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी करते हैं? कोविड महामारी के टाइम से ये एक और बेनिफिट हमको मिला है सचिन, कि आज तो हम लोग दुनिया के कहीं भी कोने से कांटेक्ट में रह सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग और थ्रू जूम कंसल्टिंग एक्सेट्रा। तो ऑनलाइन कंसल्टिंग हमारा जरूर चलता है, बहुत सारे अलग अलग कोने में हमारे पेशेंट्स हैं, बट इम्पॉर्टेंटली हम लोग एक नाता जोड़ सकते हैं और हमारा काउंसलिंग और ट्रीटमेंट जो है वो ऑनलाइन भी किया जाता है। तो प्रॉब्लम का शुरुआत भी शायद हम ही हैं और सोल्यूशन भी शायद हम है। ब्लूम वे यू आर प्लांटेड, आप जहां पे हो वहां से आप उभर सकते हैं। और अगर कोई मुश्किल सामने आता है तो डरिए नहीं, इस मुश्किल में साथ देने के लिए, किसी का सपोर्ट लेने के लिए हिचकिचाना नहीं। सीक सपोर्ट, come to the psychiatrist, we will definitely help you, you have a wonderful life ahead, that's what we want for you। तो ये थे हमारे फेमस साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर फैबियन अल्मेडा। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज आप लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कौन सा सेक्शन जो है वो अच्छा लगा है। आपके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा। और आगे भी अगर आपको ऐसे ही कोई टॉपिक से रिलेटेड पॉडकास्ट देखना चाहें तो आप जो है कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।